ये एक्सप्लेनेशन शुरू होती है जूनियर जिंग यून से। जूनियर जिंग अपने मास्टर वो यान जियान की बातें सुन करके वो कहता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, जबकि अभी तो डाओ सॉन्ग भी मौजूद नहीं है और अब हमारी मौजूदा ताकत के आधार पर हम हमारा टियान युआन समुदाय के साथ वो 5 महान देवता डील नहीं कर सकते। फिर मास्टर कहते हैं कि अब मैं अमर होने जा रहा हूँ, मतलब कि अब मैं मरने जा रहा हूँ और मेरी बात ये समुदाय अब तुम्हारे हाथ में रहेगा। मास्टर की बातें सुन कर के जिंग बोलता है, लेकिन आप तो बिल्कुल ठीक-ठाक हैं और आपका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ही ठीक है। फिर क्यों आप ऐसा कह रहे हो? फिर मास्टर बोलते हैं कि ये हेवन की इच्छा है और अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में रहेगा और तुम ही इकलौते हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ और अब तुम्ही को सब कुछ सँभालना होगा। फिर जिन कहता है, यहाँ और भी तो लोग हैं, मैं कैसे ये कर सकता हूँ? मास्टर उसे समझाने लगते हैं, लेकिन जिन यहाँ पर समझने को तैयार नहीं होता और मास्टर यहाँ पर अपनी सारी ऊर्जा को जिन की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देते हैं और वो कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ और अब मैं तुमसे शायद ही कभी मिलूँ। और मास्टर यहाँ पर उसे 3 एम्बेडेड पोटली देते हैं। जब भी तुम प्रॉब्लम में हो, उनमें से कोई भी एक पोटली को खोल लेना। ये बोलते ही मास्टर फूलों की पत्तियाँ में बदल करके वो वहाँ से चले जाते हैं। ये देख कर के ज़िंग बहुत ही उदास हो जाता है और बैठ जाता है ज़मीन पर। फिर वो याद करने लगता है कि किस तरह से उसके मास्टर ने उसे यहाँ तक पहुँचाया और अब ज़िंग ये डिसाइड करता है कि मास्टर ने उसे जो भी कुछ कहा है, वो ज़रूर करेगा। वो उनकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरेगा और पूरे समुदाय में ज़िंग को लेकर के बातें हो रही होती हैं। लोग कहते हैं कि आखिर ज़िंग में क्या क्वालिटी थी या क्या एबिलिटी थी जिसकी वजह से मास्टर ने उसे इस संप्रदाय का लीडर चुना है। तभी वहाँ के अधिकारी बोलते हैं सभी को कि अब सब तुम लोग ज़िंग की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि मास्टर ने उसे ही हमारे संप्रदाय का लीडर चुन कर के गए हैं। और अब यहाँ पर ज़िंग एक मास्टर के रूप में आता है, जिसे देख कर के वहाँ पर एक लेडी कुछ कहती है। तब उसका भाई उसे कहता है कि तुम बकवास बंद करो अपनी। फिर ज़िंग यहाँ पर वहाँ मौजूद सभी लोगों की मर्ज़ी भी पूछता है कि क्या वो लोग मुझे मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करेंगे? और सभी लोग हाँ कहते हैं और तभी यहाँ का मौसम बिगड़ने लगता है और 3 सस्पिशियस लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जो कि टियान युआन सिटी में आ चुके होते हैं और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अचानक से मौसम को क्या हो गया? आखिर ये इतना कैसे बिगड़ गया इतनी जल्दी? अभी तो धूप थी। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी बीमार और कमज़ोर लग रहा था और वो बड़बड़ा रहा था किसी को, जिसने उसे यहाँ पर बंद किया था। और उसे याद आता है कि उसके साथ में लोगों ने क्या-क्या किया, उसका कैसे मज़ाक उड़ाया गया, जिस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है और इससे वो उसे मारने की भी बात कहता है। और वो कहता है कि अभी तो सिर्फ़ मैं 16 साल का ही हूँ और मेरे साथ ये आखिर क्यों हो रहा है? वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है? और वो गुस्से में ही पास में रखे एक मटके को उठा कर के फेंकता है और तभी वो देखता है कि एक नकाबपोश इंसान उसके घड़े को पकड़ लेता है, जो कि हमने अभी देखा था 3 सस्पिशियस लोग आ रहे थे, ये उनमें से ही एक होता है। यहाँ पर नकाबपोश से वो पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए? शायद तुम डिवाइन फैमिली से मुझे मारने के लिए आए हो। तभी वो नकाबपोश बोलता है कि तुम मरने से डरते हो, जबकि सभी को एक ना एक दिन तो मरना ही होता है। वो लड़का समझता है कि ये मुझे मारने के लिए ही आया है। फिर वो नकाबपोश इंसान बोलता है कि क्या तुम्हें सच में जीने की ज़रूरत है? तुम अपने आप को देखो, तुम्हें लगता है कि तुम ज़िंदा बच पाओगे? तुम्हारी बॉडी पे ना जाने कितने ही बीमारियाँ हैं और तुम शायद कुछ ही दिनों में मर जाओ, तो मुझे तो मारने की ज़रूरत भी नहीं है तुम्हें। फिर वो चौंक जाता है और उस नकाबपोश से पूछता है कि आखिर तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? और नकाबपोश बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में हर एक चीज़ जानता हूँ। तुम्हारी आदतें, तुम्हारे पहनने, ओढ़ने और बोलने का तरीका और जो भी तुम हर दिन करते हो, वो एक-एक चीज़ मैं जानता हूँ। और यहाँ तक कि तुम्हारा एक्सपीरियंस भी मैं जानता हूँ। और यह सुन कर के वो लड़का शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर इस नकाबपोश को मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? फिर वो नकाबपोश इंसान बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी असलियत भी जानते हो कि तुम आखिर हो कौन? फिर वो नकाबपोश बोलता है कि क्या तुम मुझे ये लड़का उस नकाबपोश से पूछता है कि क्या तुम मुझे मेरी पहचान बता सकते हो कि मैं आखिर कौन हूँ? और इसके बाद उस लड़के को ब्लड की वॉमिटिंग होने लगती है, क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरह से घायल और बीमार भी है। तब फिर वो नकाबपोश इंसान बताता है कि वो वैंग का 10वां पुत्र है और तुम्हारा नाम ज़ियांग ज़ी है। उसे ये विश्वास नहीं होता कि क्या ये सच है
और वो नकाबपोश इंसान बताता है कि तुम्हारा फादर तुम्हें तलाश कर रहा है, और अगर फेजर फैमिली का थर्ड चीफ तुम्हारा आइडेंटिटी रिवील कर देगा तो तुम अपने फादर के पास जा सकोगे। जिस पर वो लड़का बोलता है कि मैंने तो अपनी जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है। वो लड़का उस नकाबपोश से कहता है कि डॉक्टर किंग वंग फू ही है जो कि मुझे बचा सकता है, प्लीज़ तुम मुझे वहाँ उनके पास ले चलो। वो लड़का बोलता है कि मुझे जो कुछ भी मिलेगा मैं तुम्हें उसमें का आधा दे दूंगा। फिर वो नकाबपोश इंसान बोलता है कि तुम मरने के कगार पर हो, फिर भी तुमको बहुत कुछ चाहिए। और वो नकाबपोश बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी लाइफ को अब कोई भी नहीं बचा सकता। और यहाँ पर वो लड़का अपनी जान को बचाने की भीख मांगने लगता है उस नकाबपोश इंसान से। वो लड़का उसके सामने गिरता है और उसे गिड़गिड़ाने लगता है और उससे बोलता है कि मुझे प्लीज़ अपने फादर के पास ले चलो, मेरे पास जो कुछ भी होगा मैं सारा तुम्हें दे दूंगा। वो नकाबपोश बोलता है कि मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बाहर लेकर के जाऊंगा तो तुम्हें किंग फैमिली मार देगी तुम्हें देखते ही। फिर यहाँ पर इस लड़के का नाम जियांग होता है। जियांग कहता है कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं जीना चाहता हूँ। तभी वो नकाबपोश बोलता है तो ठीक है, हम फिर एक डील करते हैं। फिर वो नकाबपोश इंसान अपना नकाब हटाता है। जब वो हटाता है अपना नकाब, तब जियांग देख करके शौक हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था, मतलब कि वो उसका हमशक्ल था। फिर जियांग उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तब वो बंदा बताता है, वो बोलता है कि मैं कौन हूँ ये तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है। फिर वो बोलता है कि अगर तुम मेरे जगह पर अपनी आइडेंटिटी को एक्सचेंज करोगे तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, और फिर तुम ज़िंदा रह सकते हो। यहाँ पर जियांग को लगता है कि वो नकाबपोश जो कि अभी चेहरा जिसने दिखाया है, उसे लगता है कि ये मेरी आइडेंटिटी को लेकर के मेरी जगह पर फुल एंजॉय करने वाला है, इसीलिए वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन वो उसे हिट करने से पहले ही ज़मीन पर गिर जाता है और जियांग खड़ा भी नहीं हो पाता है। जियांग कहता है कि जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे पास सब कुछ था, धन दौलत पैसा, लेकिन अब मेरे साथ इतना भयानक क्यों हो रहा है। फिर वो नकाबपोश बोलता है कि तुम्हारे पास केवल दो चॉइस है, अपनी पहचान को मेरे साथ बदल लो या फिर तुम मर जाओ। काफ़ी सोचने के बाद जियांग यहाँ पर हाँ कर देता है। फिर यहाँ पर वो नकाबपोश उसे एक पिल देता है खाने के लिए, और फिर वो नकाबपोश बोलता है कि इस पिल को खाने के बाद तुम बेहोश हो जाओगे और कुछ लोग आएंगे और तुम्हें अपने साथ में लेकर चले जाएंगे। फिर जियांग कहता है कि आखिर मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं कि तुमने इसमें जहर नहीं मिलाया है। फिर वो नकाबपोश कहता है कि अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो मैं भला ये सब क्यों करता, मैं तो तुम्हें पहले ही मार देता। तभी जियांग वो पिल लेकर के खा लेता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर वो नकाबपोश उसके कपड़े पहन लेता है, उसकी आइडेंटिटी को ले लेता है और अपने आप को डिवाइन फीदर फैमिली का पार्ट बताने लगता है और खुद का नाम जिंग यून बताता है। और यहाँ पर दो लोगों की एंट्री होती है, जिसका नाम, एक का नाम होता है यिंग सा और दूसरे का नाम यी यून होता है। और वो दोनों यह पता करके आए थे कि मास्टर की फैमिली को किसने मारा है। यिंग सा उसे जियांग का पूछता है कि आखिर इसका क्या करना है, और ये जिंग उसे बोलता है कि तुम इसके घाव भरने का इंतज़ाम करो और उसे कहीं दूसरे जगह पर रखो, नज़र में रखो उसे। यो जिन बोलती है कि अच्छा होगा अगर हम इसको यहीं पर ख़त्म कर दें, पर ये जिन उसे मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, हम उसका ऐसे नहीं मार सकते, आगे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो मेरा हमशक्ल है, शायद वो कभी हमारे काम आ जाए। और अब वो बोलता है उन दोनों से कि मुझे जब भी तुम्हारी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें कांटेक्ट करूँगा, और पहले तुम जियांग को लेकर के जाओ अपने साथ में। तभी यिंग सा उसे लेकर के वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद में ये जिन यू जिन पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसने उसकी बात को काटा था। फिर यू जिन कहती है कि यिंग सा मेरा भाई है और उसे भी मास्टर बनने का, वो भी मास्टर बनने के काबिल है, उसने भी बहुत कुछ किया है। उसकी बातें सुन करके ये जिन कहता है, ये मैंने तब सुना था जब तुम 3 साल की थी। और फिर उसे गंदी नज़रों से ऊपर से नीचे देखने लगता है और फिर वो उसका नकाब हटा देता है। फिर यिन यूजिन ग्रैंड मास्टर की धमकी देने लगती है और कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, और तुम मेरा ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते, और क्या तुम मुझे जान से मारना चाहते हो। तब फिर ये जिन कहता है कि कौन भला इतनी खूबसूरत लड़की को मारना चाहेगा, और मुझे ये पता है अच्छे से कि तुम टियान युआन के लिए कितनी ज़्यादा वफ़ादार हो और तुम उनके साथ में कभी भी धोखा नहीं कर सकती। लेकिन अब मैं टियान युआन सेंजोंग का मास्टर हूँ, और अगर तुम मेरे ऑर्डर्स को नहीं मानोगे तो तुम टियान युआन संप्रदाय को धोखा दोगी, और फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम उन हत्यारों में से एक हो जो जिन्हें देशद्रोह की सज़ा पता होनी चाहिए। फिर यूजिन कहती है कि मैं समझ गई और भविष्य में मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। फिर ये जिन कहता है कि तुम दोबारा ये करने की हिम्मत भी मत करना। फिर ये जिन कहता है कि ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा,
फिर यूजिन कहती है कि आज के लिए मेरे लिए ये सबक होगा। मैंने पहले भी सुना था कि ये जिंग एक डेविल है जिसके बारे में सब लोग बातें करते हैं। फिर ये जिंग उसे जाने का बोलता है, लेकिन यूजिन को विश्वास नहीं होता कि आखिर वो इतनी आसानी से कैसे मुझे जाने दे रहा है। फिर यूजिन कहता है कि क्या तुम यहाँ पर रुक करके मेरी सेवा करना चाहती हो। और अब यूजिन वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर ये जिन सोचने लगता है कि उसके बारे में किसको पता चल गया। और वो सूची पत्र को देखने लगता है जिसमें वह लेडी न्यूआ नज़र आती है जिसके जन्म से स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। और वह उस सूची पत्र में एक रियल नज़र आ रही थी। फिर वो सोचता है कि अगर वो इस नौ देवी की पेंटिंग के रहस्य को पता लगा ले तो वो अपने मास्टर से दोबारा भी मिल सकता है। और मैं इतनी दूर आने के बाद फिर वापस नहीं लौट सकता। और अगर मैं जीत गया तो मैं बदला भी ले सकता हूँ। और अगर मैं हार गया तो तियान संप्रदाय पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसमें फीदर फैमिली के साथ साथ और भी जो मासूम लोग हैं वो भी हमारे साथ दफन हो जाएंगे। और इसीलिए मुझे और ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा। और वहीं दूसरी तरफ मार्शल आर्ट की तैयारी चल रही होती है। और वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इस बार आखिर विनर कौन होगा। अब यहाँ पर जिंग के पास में जुकोंग आता है जो कि पहले फीदर फैमिली के साथ में रहा करता था। और वो बचपन में ही मार्शल आर्ट में कमज़ोर था। जुकोंग उसे कुछ देते हुए उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगता है। और अब ये जिंग कहता है कि मैं अब पहले से बहुत अच्छा हूँ। जुकोंग कहता है कि अच्छा लगा मुझे ये सुन के, लेकिन तुम ये दवा कंटिन्यू लेते रहना जब तक कि तुम अच्छे ना हो जाओ। और तुम्हारी भौहें इतनी ऊपर क्यों चढ़ी हुई हैं, क्या तुम कुछ सोच रहे हो। फिर जिंग कहता है कि नहीं, मैं बस बैठे बैठे बोर हो रहा था। और अब ये जिंग डिवाइन फैमिली को ट्रेन करने का बोलता है। वो बातें कर ही रहे होते हैं तभी कोई यहाँ पर उन पर हंसता हुआ आता है। और यहीं पर ये एक्सप्लेनेशन हमारी ख़त्म हो जाती है। तो हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि आखिर क्या होता है। आखिर ये बंदा कौन है जो उन दोनों पर हंस रहा होता है। कि ये जिंग उस पेंटिंग के रहस्य के पीछे का मतलब जान पाएगा, और क्या वो अपने मास्टर से दोबारा मिल पाएगा। ये सारी चीज़ें जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।